अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ैनब आतिफ़ और आप देख रहे हैं ज़ैनब ज़ोन। आज के गेस्ट हमारे कानून के शोबे से मुंसलिक हैं। ही इज़ लॉयर मियां मोहम्मद सलमान अली। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपकी मेहरबानी, आपने सर बुलाया। आप वकालत के शोबे में कैसे आए? एक्चुअली मेरे वालिद साहब इस प्रोफेशन से थे, उनका ताल्लुक़ था, एडवोकेट थे। ही वाज जज एंटी टेररिज्म कोर्ट्स, जज लाहौर हाई कोर्ट। तो वो भी चाहते थे कि उनकी कोई आगे जनरेशन में कोई आए इस पेशे में। तो हम दो भाई हैं, मेरा बड़ा भाई अमेरिका होता है, 88 से मूव हो गया हुआ है। तो फिर मैं अकेला रह गया, उनके काबू आ गया। तो कहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं वो वकालत के पेशे से मुंसलिक हो गया। आपका अपना इंटरेस्ट भी वकालत में था या सिर्फ फादर की वजह से वकालत में आए? कुछ था वालिद साहब का, क्योंकि उनको मैं देखता था, उनके केसेस देखता था, फिर कोर्ट में जाके उनको सुनता था। इस तरह के मामला थे, उनके दोस्त आते थे जो जजेस थे, फिर वो डिस्कशंस होती थी उनकी, फिर कोर्ट हेयरिंग्स कई बार देखता था, तो अच्छा लगता था। कितना अरसा हो गया आपको इस शोबे में? मुझे जी तकरीबन कोई 27 साल हो गए, 27 ईयर्स। अच्छा। 98 में लॉ किया था जी मैंने। फिर मेरे वालिद साहब के दोस्त थे मियाँ इसरारुल हक साहब, वो प्रेसिडेंट रहे सुप्रीम कोर्ट बार के, हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रहे, पाकिस्तान बार कौंसिल के रुकन रहे, चेयरमैन रहे, वाइस चेयरमैन रहे। तो वो मेरे उस्ताद थे। तो मैंने तकरीबन कोई 1-2 साल के करीब उनके पास काम किया। सही। सर इसमें वकालत में भी डिफरेंट शोबे होते हैं, फैमिली लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, आप किस में? क्रिमिनल? बिल्कुल, इसमें शोबे हैं जी, लाइंस हैं। उसमें सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, बैंकिंग है, डिफरेंट है। लेकिन मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं फार्मास्यूटिकल केसेस करता हूँ और मैं फार्मा से रिलेटेड जितने केसेस हैं, मेरे को 90% क्लाइंटेज जो है वो फार्मा से रिलेटेड है। डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, ये मेरे क्लाइंट हैं। अच्छा, इनमें किस किस्म के केसेस आते हैं? जैसे अब हम मेडिकल स्टोर को ले लेते हैं जी। तो मेडिकल स्टोर में इनकी वो ये वायलेशंस कर देते, कई बार वारंटीज़ नहीं रखते मेडिसिन की। फिर एक्सपायर्ड जो मेडिसिन है वो शेल्फ में होती हैं इनके, जो होनी नहीं चाहिए जी। फिर ये तो ये पब्लिक करती है? नहीं, पब्लिक नहीं करती, ये जो शॉपकीपर्स हैं। अच्छा, सही। और उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि उसको ठीक रखें, वारंटीज़ रखें, हर चीज़ रखें, अपने नारकोटिक्स का, सीरेट्स का सेल परचेज रिकॉर्ड जो है मेंटेन रखें, और जो इनका फार्मासिस्ट है वो मौजूद हो, ताकि वो कोई आए मेडिसिन लेने तो उसको गाइड कर सकें कि इस अगर मेडिसिन में ये वाली कंपनी में नहीं है तो किसी वो सॉल्ट किसी और मेडिसिन में वो गाइड कर दे। और इसकी आपने कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली फार्मास्यूटिकल केसेस के? अब मोस्टली इसमें फार्मासिस्ट जो हैं वो आ जाते हैं, लॉ करते हैं और आ जाते हैं। लेकिन मैंने एक्चुअली जब मैं अपने उस्ताद मियाँ इसरारुल हक साहब के पास काम कर रहा था, तो एट दैट टाइम माय फादर वाज चेयरमैन ड्रग कोर्ट। तो उनसे मैं केसेस सुनता था, जब वो घर आते थे, कर रहे होते, पढ़ रहे होते थे, तैयार कर रहे होते थे केसेस, तो हेयरिंग्स उनकी, तो वहाँ से मुझे वो डेवलप हुई चीज़। और फिर क्योंकि वो जज थे तो उनके सामने मैं अपीयर नहीं हो सकता था जी। तो उनकी डेथ हो गई ड्यूरिंग उसी के, कार्डियक अरेस्ट हो गया, कार्डियक। तो उसके बाद कोई 4-5 माह बाद मैंने अपना जो था लाइन चेंज की, सिविल से मैं फार्मा केसेस में आ गया। सर पाकिस्तान में डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से बहुत से केसेस होते हैं, ऐसा कोई केस भी आपकी करियर में आया? देखें जी, अभी पहले ये एक इदारा नहीं था, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जी। वो उसका वजूद आ चुका हुआ है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम होती किसी डॉक्टर से, किसी हॉस्पिटल से, तो वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में अपनी शिकायत जो है दर्ज करवाता है। तो उस पर वो एक्शन लेते हैं, उसको डॉक्टर को कॉल करते हैं, इवन हॉस्पिटल को कॉल करते हैं। अब रिसेंटली मैं केस कर रहा हूँ, वो बाईपास हुआ था, तो उसके बाद वो जो पेशेंट था वो 5 दिन बाद एक्सपायर हो गया। तो उन्होंने वो केस कर दिया सर्जन पे कि जी इन्होंने सर्जरी ठीक नहीं की। लेकिन अब जैसे मैं डिफेंस कौन सा लूँ, तो मैं उसका डिफेंस मैं यहाँ भी करूँगा उसका डिफेंस
कि जो पेशेंट था उसकी एज 72 थी, वो डायबिटिक था, उसको मल्टीपल इश्यूज थे। जी। एज इटसेल्फ क्योंकि 72 एज थी जी। और बहुत सी चीज़ें थी, इश्यूज थी, मल्टीपल इश्यूज थे। उनको पहले बताया भी, फिर उनकी कंसेंट लेकर सर्जरी की गई और लेकिन वो उनको थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद दोबारा फिर ओपन हार्ट सर्जरी की गई, वो ठीक हो गए, यानी होश में आ गए। अपने जो बच्चे थे उनसे मुलाकात की, लेकिन थर्ड डे वो क्लैप्स कर गए, अल्लाह की रज़ा जी। तो। लेकिन उन्होंने वो कोई 70 मिलियन का उन पे कोई सूट फाइल कर दिया है और कहा है जी कि हॉस्पिटल पर और डॉक्टर पे, सर्जन पे। सीरियन डॉक्टर हैं, सीरिया से आए हुए हैं यहाँ, कोई पिछले 15 साल से यहाँ प्रैक्टिस, ज़्यादा इससे वो अरसा से काम कर रहे हैं जी। और मैं नाम नहीं आपको डिस्क्लोज़ करूँगा, ना हॉस्पिटल का ना उसका, बड़ा लाहौर का फेमस हॉस्पिटल है तो, और डॉक्टर भी बड़ा मशहूर है। तो मेरे ख्याल में वो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो कंसेंट ली गई और बताया गया कि जी एक और मल्टीपल फैक्टर्स थे और वो काफ़ी जगह पर पता कर चुके थे, पंजाब कार्डियोलॉजी पता कर चुके थे उनका। फिर वो बेसिकली गुजरांवाला सर्च करके आए थे, लेकिन वो उनके कोई इश्यूज थे तो इनको कोई बेहतर लगा और कम लगा कि ये कम प्राइस में है, तो उन्होंने यहाँ से सर्जरी करवाई एट देयर ओन चॉइस। बिल्कुल एग्जैक्टली। सलमान साहब, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को आप कैसे देखते हैं? हमारा अदालती निज़ाम ठीक है, उसमें हम डिलेज़ की वजह से ख़राबियाँ गिनते हैं। जैसे सिविल के मैटर्स हैं, उनमें सेकंड थर्ड जाके जनरेशन जो है उसको वो उनके मसाइल हल होते हैं। लेकिन उन डिलेज़ की जो वजह है वो हमारा जो CPC है, जो सिविल प्रोसीजर है, जो हमें अंग्रेज़ दे गया, हाँ वो हमने उसको CPC बना लिया और इंडिया ने उसको IPC बना लिया और उसको हमने अपग्रेड नहीं किया और उसके तहत डिलेज़ के बहुत ज़्यादा मौके मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो है वो इंसाफ नहीं हो पाता टाइम पर। ये कभी ठीक होगा सिस्टम? बिल्कुल ठीक हो सकता है अगर वो CPC में अमेंडमेंट्स करें और फ्रिवलेस लिटिगेशन पे अब वो फ़ाइन शुरू कर दिए हैं, उसको सख्त से सख्त किया जाए। और इवन अगर कोई एडवोकेट है वो अगर फ्रिवलेस लिटिगेशन करता है उसको भी पनिशमेंट दी जाए, ताकि वो इस चीज़ से बाज आएँ, लोगों को रोकें। एक वकील के तौर पर आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या दरपेश होता है? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल गया अपने वालिद साहब की वजह से, और मुझे चैम्बर मिल गया, उनकी लाइब्रेरी मिल गई, उसको बस अपडेट करना था मंथ वाइज, ईयर वाइज। तो लेकिन जो नए लोग हैं वो आते हैं, उनको सबसे पहले तो एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, उस्ताद की ज़रूरत होती है, अच्छा उस्ताद मिल जाए, काम सीखें। उसके बाद अपना ऑफिस चाहिए होता है, फिर अपनी क्लाइंटेज चाहिए होती है, उस बनाने में उसको टाइम लग जाता है जी। आपके ख्याल में पाकिस्तान में इंसाफ की हसूल के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वकला की फ़ीस या आवाम की लाइल्मी? आवाम की लाइल्मी भी कह सकते हैं। अच्छा वकील ओबियसली अच्छी फ़ीस चार्ज करता है जी। और उसके अलावा हमारा जो सिस्टम है, अगर हम क्रिमिनल लॉ की तरफ ले जाते हैं तो हमारी पुलिस उसमें जो है उसका जो रोल है इन्वेस्टिगेशंस का और सारे प्रोसीजर का, वो काफ़ी हद तक ठीक होना चाहिए। वो तो बहुत बिहाइंड है। मेरा रिसेंटली ख़ुद भी एक केस में सिलसिले में एक पाला पड़ा, तो वेरी डिसअपॉइंटिंग। मैं जी, मेरा 2006 में एक मैं गया था जी इंडिया, तो एक्चुअली मेरे क्लाइंट हैं एक, उनका एग्रीमेंट वेट करना था, तो उन्होंने कहा जी कि आप यहाँ इंडिया आ जाएं दिल्ली, तो आपका हम एग्रीमेंट, वो उन्होंने राइट्स लेने थे पब्लिशर से, इंग्लिश के पब्लिशर हैं। तो उन्होंने मुझे इंगेज किया, हायर किया, उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ इंडिया चलें और हम, आप जितने दिन रहेंगे हमारी वो बोर्डिंग लॉजिंग होगी और हम आपको फ़ी पे करेंगे। तो हम लोग फिर इंडिया गए मई 2006 में, एग्जैक्टली 2006 में, और वहाँ हम 8 दिन रहे। तो वहाँ हमारा जो थे, जो होस्ट थे, वो
जस्टिस HR मल्होत्रा साहब थे, वो सही। दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। तो उन्होंने, उनकी कार ने, उनके स्टाफ ने हमें रिसीव किया, हम गए उनकी तरफ, हमने चाय पी और उन्होंने कहा जी कि आप हाई कोर्ट के उसमें या मैं गेस्ट हाउस में आपका ठहरने का कर देता हूँ। तो फिर मैंने बताया कि नहीं जी, मेरा क्लाइंट है, वो अफोर्ड करता है, हम होटल में जाके ठहरेंगे। तो हम होटल चले गए, वहाँ ठहरे। और लेकिन वहाँ एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई कि जैसे हमारे वीज़ाज़ थे उन पे वो ज़रूरत नहीं थी कि हमें वो हम रिपोर्ट करते। एम्बेसी जो नहीं जी, एम्बेसी नहीं, पुलिस स्टेशंस में जी, अच्छा, जो जिस जहाँ ठहरते हैं, तो उसकी जो इलाके में का जो पुलिस स्टेशन होता है, हमने वहाँ पे वो रिपोर्ट करनी होती है कि जी हम आ गए हैं, इतने दिन हम यहाँ रहेंगे और हम वापस जा रहे हैं। हमारे एग्जेम्प्टेड थे वीज़ाज़। तो हम जब गए तो हम एक मुसलमान होटल में चले गए। वो मुसलमान होटल से मुराद है कि उसका जो ऑनर था मुसलमान था। तो वो एक्चुअली हमारे साथ पुलिस थी, उस प्रोटोकॉल था, उन्होंने दिया हुआ कि जी आप इनको ले जाएं। तो वो शायद डर गया इस बात से कि ये पुलिस के साथ आए हैं, तो उसने कहा जी मैंने नहीं रखना। तो फिर जो SHO था उसने हमें वो एक थे जैन, एक कास्ट है इनमें, हिंदुओं में, या लाहौर में भी एक जैन मंदिर था, आपको शायद याद हो। तो वो जैन उनका होटल था, तो वहाँ जाके उन्होंने हमें ठहराया। तो इन द मीन वेल वो हमें पुलिस स्टेशन ले गया। तो हम एंटर हुए तो लेफ़्ट पे कुछ 4 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी। तो वो टिपिकल वही अंदाज़ था कि ये कल रात को पुलिस मुकाबला हुआ है, तो ये हमने मारे थे। तो वो इंडिया में जो पुलिस है और पाकिस्तान में पुलिस है, वो क्योंकि IPC और PPC के तहत है, तो और वो उनका बराबर है। दो कौमी नज़रिया, काफ़ी जगहों पे एक कौमी नज़रिया है। वो उनका इस देखा जाए तो उनका भी पुलिस का निज़ाम जो है ऐसे ही है, हमारा भी पुलिस का निज़ाम। ये ठीक हो जाए तो बहुत बेहतरी आ जाए। सही बात, बहुत बेहतरी आ जाए। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह जी, करे, इंशाल्लाह जी। आपको क्या लगता है कि वुकला माशरे में इंसाफ के फ़रोग के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखें जी, वुकला बिल्कुल अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं अगर पॉजिटिवली चलें। और जहाँ पर मैंने आपको बताया कि जहाँ पर फ्रिवलेस लिटिगेशन है वो ना होने दें, अपने क्लाइंट को बताएं। अब मोस्टली अगर हम जहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ज़्यादा जो हमारा जो मामलात ख़राब हैं वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ में हैं, विरासती प्रॉपर्टीज़ में हैं। एक साहब इंतकाल कर जाते हैं और पीछे वो अपने लीगल एयर्स छोड़ जाते हैं और बाद में वो लड़ते रहते हैं। और ये अल्लाह का निज़ाम है कि जैसे ही कोई शख्स इंतकाल करता है और वो वेरी नेक्स्ट मोमेंट उसके बीवी बच्चे उसके लीगल एयर्स बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में तो इस्लामी शरिया नहीं है, नहीं, वो बाय लॉ हमें जो आप जहाँ जिस मुल्क में रह रहे हो, जहाँ जिस टेरिटरी में रह रहे हो, आपको वो वहाँ से फॉलो करना पड़ता है कानून। तो आपको फिर वो डिग्री लेनी पड़ती है, अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना होता है, आपको डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लेना होता है कि जी हम लीगल एयर हैं। तो वो उन मामलात में भी बहुत से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। कोई भाई है, उसने कब्जा कर लिया, बहन को हिस्सा नहीं दे रहा, और ज़्यादा बेचारी इसमें जो पिसती हैं वो औरतें ही पिसती हैं। तो अल्लाह रहम करे बस। ये सब सिर्फ पाकिस्तान में बहुत देखा जाता है कि जो बहनें हैं, स्पेशली आपने बात की अभी, उससे कंटिन्यू करूँगी कि उनको शेयर नहीं दिया जाता, वेट किया जाता है कि जब बहनें भी बूढ़ी हो गई, बच्चे भी बड़े हो गए, तब जाके कोई हिस्से होते हैं। पेरेंट्स कब के चल बसे और कुछ को तब भी नहीं मिलता। इस पे क्या है? देखें जी, मसला यही है कि असूली तौर पर तो जैसे ही कोई लीगल एयर्स डिक्लेयर होते हैं उनको फ़ौरन हिस्सा वो मिल जाना चाहिए। कोई लॉ ऐसा नहीं है कि वो इंसाफ ले सकें? अब उन्होंने कोई ऐसे इदारे बनाए हैं ख़वातीन के लिए जी, जैसे सूबाई मौतसिब आला हैं, वो खातून हैं, वो उनके पास वो ख़वातीन जाती हैं और वो एप्लीकेशंस फ़ाइल करती हैं। सही। तो उनको फिर कुछ हद तक रिलीफ मिल रहा है, हो रहा है। लेकिन असूली तौर पर होना यही चाहिए कि जैसे ही ये चीज़ें हों, मामलात हों, लेकिन जो यहाँ पे हमारे कानून में इतने डिलेज़ हैं, इतने लूप होल्स हैं, बहुत ज़्यादा, काबिज़ है वो मालिक बनकर बैठा होता है। तो ये सब चीज़ें तो हैं, लूप होल्स हैं। आई होप कि चीज़ें बेटर हो जाएं। अल्लाह करे, अल्लाह करे। हमारी जुडिशल सिस्टम बहुत अच्छा है और हमारे जजेस बहुत अच्छे हैं, काम करते हैं। लेकिन बात ये है कि जी जब आपने एक लॉयर है, एडवोकेट है, उसने फ़ीस ली है कि उसने
डिले करना है मैटर, जी, तो उसने तो अपना वो डिले ही करना है उसमें वो फिर एक लॉ में एक पैरामीटर में रहकर उसको वो यूज़ करता है अपने जो सारी चीज़ें होता है फॉर डिलेइंग टैक्टिक्स जो होते हैं उसमें फिर जो कोर्ट्स हैं वो भी बाउंड होती हैं ये मामला। जी सर, आपके ख्याल में मीडिया कानूनी आगाही फैलाने में कितना मौसर है? मीडिया रहा नहीं है, उसको होना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं, अब जैसे ट्रैफिक रूल्स हैं, अब वो मुतारिफ़ करवा रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जिनको वो कहते हैं कि जी अब वन वे पे हम ये कर देंगे, एफआईआर कर देंगे, लेकिन आज भी आप देख लें वो सब चीज़ें हैं। लेकिन मीडिया में होना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए, इवन सिविल लॉज के लिए भी देना चाहिए कि आपका ये हक़ है, किसी भी शहरी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसका ये राइट है, उसकी ये चीज़ है, उसको कैसे लेनी चाहिए। ये क्योंकि वकला हज़रात के पास जाते हैं, हमारे में वकला में भी बहुत कम लोग हैं जो पढ़ते हैं जी, वो पढ़ना चाहिए, जजमेंट्स पढ़नी चाहिए, कोर्ट्स में जाना चाहिए। हमारी आवाम में भी आगाही का मसला है। मैं जब पाकिस्तान में मैंने इससे कोर्ट से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ड्राइविंग यहाँ करती थी, मैं जब पाकिस्तान में थी तो मैंने कभी साइन बोर्ड्स और ये वो को नहीं देखा, जबकि टेस्ट में ये क्वेश्चंस थे। जब मैं बाहर ड्राइविंग करके यहाँ आई फिर मैंने देखा अच्छा हमारी रोड्स पे भी ये साइन लगे हुए हैं, तो कभी फिक्र देखा भी नहीं, वो फॉलो करना तो दूर, लेकिन कभी कोई ऐसा रोका भी नहीं, कोई हमें चेक एंड बैलेंस भी नहीं हुआ हम पे। कुछ नहीं जी, यहाँ पर हम भीड़ चाल है, एक भेड़ है जी, बस एक मजमा है और कुछ नहीं है। हमें तालीम अपने घर से देनी चाहिए जी, और कानून का बताना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए, उनको चाहिए यहाँ से शुरू करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। सर, आपके कैरियर का सबसे यादगार केस? बहुत से केसेस हैं, मैं ज़्यादा आपको बताया फार्मा से रिलेटेड केसेस करता हूँ। तो फार्मा से रिलेटेड एक कंपनी का केस था, वो उसमें क्योंकि हमारा ये स्टेट के खिलाफ केस होता है तो इसमें दूसरी पार्टी जो होती है वो स्टेट होती है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और ड्रग केसेस में होता ये है कि जहाँ से अब जैसे एक ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो कराची में है, लाहौर में भी बहुत है, इंडस्ट्री है। तो अगर कराची की कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है और उसकी दवाई अगर पेशावर में उठाई गई है और वो पेशावर में वो DTL से सब स्टैंडर्ड या कुछ डिक्लेयर हुई है तो वो पेशावर में केस चलेगा। तो वो जितनी उनमें जो लोगों की टीम है उसको पेशावर कोर्ट जो है फिर समन्स करती है और उनको आना जाना होता है। हमारी जो आप यादगार केस कह रही हैं वो एक कंपनी थी, उनकी एक मेडिसिन थी, वो सितंबर में उठाई गई। वो बड़ा ह्यूमिडिटी का महीना होता है, आपको पता है, बड़ा ह्यूमिड होता है। और वो उसमें ड्यूरिंग वो एविडेंस मैंने उसको डिक्लेयर करवाया कि जी ये एक तो वर्किंग शेल्फ में थी, उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं था, दूसरा वो जब सैंपल उठाया जाता है तो विद इन 7 डेज़, एक हमारी ड्रग एक्ट की टर्म है, सेक्शन है 19 सबसेक्शन 3 के मुताबिक, विद इन 7 डेज़ उसको DTL में भेजना होता है, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में। तो उसको उन्होंने 12 दिन बाद भेजा, फिर वो उसके 7 दिन बाद वहाँ रिसीव हुआ, फिर उसकी जो रिपोर्ट है वो विद इन 60 डेज़ आनी चाहिए। 60 डेज़ जी, 60 डेज़। और वो रिपोर्ट आई थी 120 दिन बाद। 60 डेज़ भी इतने ज़्यादा हैं? 60 डेज़ में क्योंकि बहुत काम होता है DTLs के पास, वो एक सैंपल नहीं गया होता, हज़ारों की तादाद में सैंपल्स गए होते हैं। और वो 120 दिन बाद आई। और अगर रिपोर्ट डिले होती है तो जो DTL है, कंसर्न DTL है, वो फिर PQCB को, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को एक लेटर मिलता है कि हमें परमिशन दी जाए, हमारा टाइम एक्सटेंड किया जाए। फिर PQCB उसको एक्सटेंड करता है और अगर वो एक्सटेंशन होती है तो उसको वो माना जाएगा, वरना नहीं माना जाता। तो उसमें बहरहाल वो कंपनी को नहीं पता था, उन्होंने उसे चैलेंज कर दिया NIH में, क्योंकि वो एपलेट लैब है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। और वो जो रिपोर्ट आई तो वो रिपोर्ट भी 120 डेज़ के बाद आई। सही। और तब जब आई, जिस
डेट्स में आई वो सैंपल भी एक्सपायर हो चुका था। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो उसमें एक हमारे लिए डिफेंस के लिए बड़ा अच्छा पॉइंट था, जो मज़ेदार था, जो मैंने उसको ढूंढा पढ़ा कि वो जो रिपोर्ट्स थी उनमें जो डिटेल रिपोर्ट थी उसमें था जी कि केमिकल येलो कलर्ड, और जो NH था उसकी रिपोर्ट थी केमिकल कंटेंट पिंक कलर। तो वो उसमें बड़ा एक अच्छा मेरे पास आर्गुमेंट तैयार हो गया कि जी हमारी जो मेडिसिन है जो वो अगर येलो थी तो ऊपर पिंक थी, तो इट्स मीन कि हमारी मेडिसिन को तो उन्होंने रीटेस्ट किया ही नहीं। तो वो इस पॉइंट के ऊपर वो कंपनी को उन्होंने कोर्ट ने, ड्रग कोर्ट रावलपिंडी ने क्विट किया, बरी किया। और मेरे जो क्लाइंट थे ऑब्वियसली 2 साल से जा रहे थे हर हेयरिंग पर। ये 2 साल चला केस? तकरीबन 2 साल चला। सर आपने कितने केस लड़े होंगे अंदाज़न, और उसमें से कितने जीते? एक्चुअली मेरे पास केसेस मैं कर रहा हूँ 2001 से ड्रग केसेस कर रहा हूँ, और अब जब से पंजाब हेल्थ केयर कमीशन आया वो भी केसेस कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है मैंने कोई मोर देन 10,000 से ज़्यादा केसेस किए होंगे। और इसमें अगर आप कहें जो कंपनीज़ हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक कोई केस लूज़ नहीं किया फार्मास्यूटिकल के हद तक। अच्छा। तो मैं एक बड़ी कंपनीज़ हैं उनका लीगल एडवाइज़र भी हूँ, उनकी रिटर्नरशिप्स पे हूँ, और उनके जो पंजाब का जो काम होता है जो कराची से रिलेटेड है, और मैं नाम नहीं लूँगा उनके, जी, वो मैं वो सारा देखता हूँ। तो उनका इवन NWFP का भी जो केसेस होते हैं, तो पेशावर भी मेरा बहुत आना जाना होता है। सही। तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज केस विन करना चाहती हैं वो मियाँ सलमान अली साहब से कांटेक्ट कर सकती हैं? नहीं, अगर वो उनका अगर वो राइट पर है तो बिल्कुल ऐसे ही। सर कभी ऑफर भी होती होगी? नहीं, ऑफ़र नहीं होती। हाँ, ये होता है कई बार अगर कंपनी अगर समझती है कि वो उसने गलत दवाई बनाई है, उनको पता चल जाता है, और उनको पता चल जाता है जी, तो वो कोशिश करते हैं, फिर हम उन्हें कोशिश करते हैं कि उनको पेनलाइज करवा दें, उनको हम कन्फेशन करवा देते हैं। और ड्रग एक्ट जो हमारा 1976 है, इसमें अमेंडमेंट्स आ गई थी 2017 में, तो उसमें उनको फ़ाइन सब स्टैंडर्ड की हद तक फ़ाइन हो जाता है, स्पूरियस में नहीं है जी। जो सबसे ज़्यादा पनिशमेंट है, सज़ा है, वो है जी 2.5 करोड़ से 5 करोड़, और जो उसमें विद पनिशमेंट और नहीं विद पनिशमेंट है मिनिमम 3 इयर्स, मैक्सिमम 10 इयर्स। जी बिल्कुल, प्रिजन। और वो बेलेबल नहीं है, वो ही इवन हाई कोर्ट से जाके उसमें नीचे ट्रायल कोर्ट से उसमें बेल्स बहुत कम है जो लें। वो 27(1) एक सेक्शन है हमारा, और वो अनरजिस्टर्ड मेडिसिन पे है ज़्यादा, स्पूरियस पे है, अनरजिस्टर्ड पे है। अनरजिस्टर्ड से मुराद है जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, जो इम्पोर्टेड मेडिसिन है, कोई बेच रहा है यहाँ पर पाकिस्तान में। और बहुत बाय लॉ आप बेच सकते हैं, सिर्फ रजिस्टर्ड लोग जो रजिस्टर्ड हो, जो ड्राफ्ट से रजिस्टर्ड हैं। जैसे पैनाडोल है यहाँ पे रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर आपने बाहर से आप लाए हैं और आप सेल करने के पर्पज से उसको रखा है और आपने उसको प्रेजेंट किया हुआ है किसी दुकान पर वो मौजूद है, तो वो 27(1) की वायलेशन है, इवन पैनाडोल भी। जी। तो ये मामला नहीं, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो सर गवर्नमेंट के स्टेट ऑफ जो पाकिस्तान है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो केसेस होते हैं, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स कैसा होता है? डू दे कोऑपरेट? जो है वो हमारे जो होते हैं हमारे खिलाफ केस बनाते, तो उसका उनका हमारे साथ सच कोई नरम गोशा नहीं रखते वो जी, कभी भी ऐसे। सर नए आने वाले वकला के लिए कोई, या जो स्टूडेंट्स वकील बनना चाहते हैं, देखिए वो उनकी चॉइस है, सिविल है, क्रिमिनल है, बैंकिंग है, टैक्सेशन है, फार्मास्यूटिकल साइड है, नारकोटिक्स की है, जिसमें भी करें अच्छा करें, पढ़ें, इसको पढ़ें, लॉ को पढ़ें अच्छी तरह, उस पर जजमेंट्स पढ़ें, जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट्स की, उनको पढ़ें, उसमें बहुत कुछ मिलता है, सीखने को मिलेगा। सर आप वकील ना होते तो क्या होता है? वकील ना होता तो शायद टीचर होता। सर अगर पाकिस्तान के निज़ाम में, अदालती निज़ाम में कुछ चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे? डिलेज
जी जो हमारे जजेस हैं, जो सिविल जजेस हैं, उन पे बर्डन बहुत ज़्यादा है। हम कहते हैं ये काम नहीं कर रहे। एक जज है, उसके पास हर रोज़ की जो एक कॉज लिस्ट है जी वो 300 केसेस की हैं, तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। सर, वो नॉर्मल एक से- परसेप्शन तो यही है लोगों की कि हमारे जजेस हमारे कोर्ट सिस्टम की वजह से डिलेज है, और लोग बहुत परेशानी भी उठाते हैं इसकी। बिल्कुल उठाते हैं, उठा रहे हैं। आप देखें जी, एक मैंने आपको बताया कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि एक जज 300 केस या 200 केस सुन जी। सके रोज़ के। हमारे उस सिस्टम में जजेस की जगह बहुत अभी है, जजेस ज़्यादा होने चाहिए। जी जुडिशल सिस्टम में हमारे जो हैं, और वो कोर्ट्स में सुबह और शाम की कोर्ट्स हो जाएं तो बहुत अच्छा है। जी जो शाम में काम करना चाहें वो शाम में काम करें, शिफ्ट्स लगा दे ताकि शिफ्ट्स में बर्डन हो, शेयर हो बर्डन सके। शेयर हो सके, और जितना काम हो सके वो काम में, क्योंकि पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है, अब बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है। उसके लिए हमारे इवन हमारे हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त कोई 46-47 जजेस हैं, और ऐसे कहें बहुत काम करते हैं जजेस। और एक क्वेश्चन आप कहेंगे तो इसको चलाएंगे, नहीं तो काट देंगे। एक परसेप्शन है पाकिस्तान में कि जजेस भी प्रेशर लेते हैं, उनको लिखकर भी मिलते हैं फैसले। इज़ इट ट्रू? शायद किसी हद तक, जी शायद किसी हद तक, एंड फॉर द स्पेसिफिक सेक्टर, हर किसी के लिए नहीं। हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन शायद जी सिफारिश भी चलती है। सिफारिश देखें, जहाँ जज की डिस्क्रिशनरी पावर्स है ना जी, डिस्क्रिशन है उसकी, तो वहाँ उसका इख्तियार है कि वो आपको 10 रुपये फ़ाइन कर दे, और 10 से अगर उसने 50 रुपये तक फ़ाइन कर सकता है तो वो 11 रुपये भी कर सकता है, 50 जी। रुपये फ़ाइन भी कर सकता है। तो ये उसकी डिस्क्रिशन है, तो ये उसकी डिस्क्रिशन को आप चैलेंज नहीं कर सकते, सही। तो वो चेंज हो सकती है। जी थैंक यू सो मच सलमान साहब फॉर योर टाइम। इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। सेम हियर जी। और हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और बेहतर हो जाए और ये डिलेज जो हैं इसमें कमी आ जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।